आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप किसी बोर्ड से भी हैं, यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या फिर राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप हैं, आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही करीब है। आपको पूरे कोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर के हर एक पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ही कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ करके सिलेक्ट करके आपको दे रहा हूं और ये आपके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर क्वेश्चंस क्या हैं। उससे पहले मैं एक और बात कह देना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अगर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं देखे हैं क्या हैं, तो आप हमारे पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस बताए थे। इसके बाद में दूसरे वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल आपके लिए वीडियो है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। और अगर हमारी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी कोचिंग की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ में अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने इंस्टा आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे की क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 5 से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव, अभी मैं स्क्रीनशॉट से हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, दिक्पात कोण, नति या नमन कोण। नति और नमन कोण एक ही बात है बच्चा। ठीक है, तो दिक्पात कोण, नति या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ लेंगे, इनकी छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं आप तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ में चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला है आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद में नति कोण एवं क्षैतिज घटक, मतलब नति कोण और क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इनके बीच में आखिर क्या रिलेशन होता है ये आपको याद होना चाहिए, जो कि है tan थीटा इक्वल टू BV/BH। यहां पर थीटा क्या है, नति कोण है, कहीं कहीं पर I से लिखा होता है ये एंगल, कहीं से A लिखा होता है और यहां पर हमने थीटा से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, BV क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और BH है यहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला आपको पता होगा, कैसे डिराइव किया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये फार्मूला एक याद रखना है, BE इक्वल टू √BV² + BH²। ठीक है, तो अगर ये आपको इतना पता है चैप्टर नंबर 5 में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 से बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। देखिए मैंने चैप्टर नंबर 5 में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको बताया और चैप्टर नंबर 6 में भी हम केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको बताने वाले हैं। केवल इनको आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर बताया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको फैराडे के नियम पता होना चाहिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं और प्रथम नियम क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, E = -N × ΔΦB/ΔT। मतलब इसको मैं एक बार बोल के दिखा देता हूं, आप लोग कहीं भी जहां भी पढ़ते हो, कहीं कोई बुक हो या फिर कहीं पर आपने लिखा हो, वहां से एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी के क्या बताया मैंने, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही था फैराडे का प्रथम नियम, आप कहीं से तैयार कर लीजिएगा। E = -N × ΔΦB/ΔT फॉर्मूला होता है इसका। साथ ही साथ में यहां पर लेंज का नियम, जिसे हम फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम में हमें क्या पता चलता है, विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा के बारे में जानकारी होती है। तो इन्होंने बताया है द्वितीय नियम में कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी रहती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो पहला क्वेश्चन ये इस तरह से चैप्टर नंबर 6 का तैयार कर लेंगे।
उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील धारावाही तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई तार गतिशील है तो उसके तार के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो ये वोल्टेज कितना उत्पन्न होता है इसका डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज कितना होता है या विद्युत वाहक बल कितना आता है, तो विद्युत वाहक बल को हम नॉर्मली ई से व्यक्त करते हैं, तो ई इज इक्वल टू VBL। ओके, VBL होता है और इनटू साइन थीटा तब होता है अगर ये तार हमारा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ना चल रहा हो, अगर किसी अंश के कोण पर चल रहा है तो VBL साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने डेरिवेशन देखा ही होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये, ठीक है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व। तो आपको बच्चा पता होना चाहिए स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरण एक कंडीशन है और स्वप्रेरकत्व की अगर बात करें तो स्वप्रेरकत्व एक नियतांक होता है जो स्वप्रेरण की क्वालिटी होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और L इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को बच्चा बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक भी बोला जाता है। तो स्वप्रेरण गुणांक बोले या स्वप्रेरकत्व बोले बात एक ही होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू N∅B अपान में I या फिर L इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा I अपान डेल्टा T। ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत अक्सर यूजफुल रहते हैं, ठीक है। इन पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या होते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ में एक और है अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम M से व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला है इसी प्रकार से N2∅2 अपान I1 और M बराबर में माइनस I2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले लर्न ही होंगे, अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो बच्चा इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको पता भी है फिर भी इनका रिवीजन एक बार कर लीजिए क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने दे रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मात्रक। आपको इनके मात्रक पता होना चाहिए कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है। तो आपको पता है दोनों का ही मात्रक हेनरी होता है। इनकी विमा क्या होती है, तो याद रखिएगा इनकी विमा होती है mL⁻², T⁻⁻2, A⁻², ठीक है। तो ये आप एक बार लर्न कर लेंगे और बस अगर इतने ही क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 6 से एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 से आने वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ही आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं यदि कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जैसे भंवर धारा हो गई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हो गया और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो ये आपको और अच्छे से तैयार कर लेने, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक बार पढ़ लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 बच्चा एक बात याद रखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ में इसको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिससे सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। आप ट्रांसफार्मर को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ट्रांसफार्मर पर बेस न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछा जाता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या फिर ट्रांसफार्मर पूरा आपको तैयार कर लेना है और साथ ही साथ में याद रखना है इसके भीतर एक छोटी सी क्वांटिटी होती है जिसे परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है, जिसे NS/NP या फिर स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। और ये एक फॉर्मूला होता है NS/NP = VS/VP। NS क्या है, सेकेंडरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है और प्राइमरी कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है NP होती है। VS जो है द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलिए और प्राथमिक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस पर बेस न्यूमेरिकल अक्सर पूछ दिया जाता है। साथ ही साथ में अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है LCR परिपथ, ठीक है। LCR परिपथ आपका, इसको ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए। और साथ ही साथ में tan phi = XL - XC बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, इसे आप किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है।
आपको पता ही होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा है इसमें श्रेणी अनुनाद स्थिति। इसमें श्रेणी अनुनाद स्थिति की जो कंडीशन है, उस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का जो फार्मूला होता है बहुत यूजफुल है, बहुत पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी इस पर बेस आता है अक्सर। F इक्वल टू क्या होता है अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/2 पाई और रूट LC, ठीक है, यहां पर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर मैंने बताया चैप्टर नंबर 7 का क्या है, L तथा C परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के समीकरण। L परिपथ हो मतलब ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल प्रेरकत्व हो, और ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल धारिता हो। तो इन दोनों परिपथों में धारा और वोल्टेज के इक्वेशन क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रेरण प्रतिघात मतलब XL और धारतीय प्रतिघात XC। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके फार्मूले ही आपको अगर लर्न है तो इतना ही काफी है, क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, ठीक है। इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज तथा वर्ग माध्य मूल मान, ये आपको छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और साथ ही साथ में वोल्टेज और वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया है IRMS। देखो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को हम क्या बोलते हैं, IRMS इक्वल टू I0/√2। यहां पर I0 होता है धारा का शिखर मान, और इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान VRMS, जिसे हम बोलते हैं V0/√2, और ये होता है वोल्टेज का शिखर मान, यहां पर V0 का वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, बस इतने क्वेश्चन ही हैं 3 चैप्टर में, केवल और केवल मैंने ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बताए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत यूजफुल साबित होने वाले हैं ये आपके लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भैया इसको जरूर शेयर करिएगा, 100% आपको शेयर करना ही करना है, इसको जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जब से डेट सुन लिया है एग्जाम की, और बहुत ही कम समय है और पढ़ाई अभी बहुत काफी करनी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं और चैप्टर्स के आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है।